हड़प्पा सभ्यता को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। मुख्यतः वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वह है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसको जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो पहला भाग जो हो जाता है हमारा वह हो जाता है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो हमारा विभाजन है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद जो कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जिन्हें माना जाता है वह वेद थे, और वेदों में जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें ऋग्वेद की जो रचना होती है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के दौरान होती है। तो इस काल को हम ऋग वैदिक काल कह देते हैं। मुख्यतः ऋग वैदिक काल से हमारे लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो टाइम पीरियड है वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस दौरान महाभारत और रामायण जैसी विश्व की महान घटनाएं हमारे भारतवर्ष की धरती पर घटी, और भारतवर्ष में मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास भी हमें इन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से मिलता है। तो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में पहला रामायण काल, दूसरा महाभारत काल। रामायण काल को द्वापर युग में विभाजित किया गया है हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जो कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समथिंग यह काल माना जाता है। दूसरा है महाभारत काल। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में त्रेता युग के नाम से जाना जाता है, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय था। तो तीसरे नंबर पर हम इसी में पढ़ेंगे अनुश्रुतियों के अनुसार हमें धर्म ग्रंथ लिखने में जो सबसे पहले लिखे वेद, उसके बाद लिखे वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, यदि विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, धर्म ग्रंथ इसी टाइम पीरियड में लिखे गए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो मुख्यतः हमने रामायण काल और महाभारत काल में से जो घटना हमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित मिली हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में अनुश्रुतियों के अनुसार जो सुनी सी चीज़ें लगती हैं, लोग कहते हैं ये अनुश्रुतियाँ हैं, ये हमने सुना है, उसके आधार पर भी मध्य प्रदेश का जो इतिहास हमें मिलता है वह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ वैदिक कालीन क्षेत्र आप लोगों के लिए दिख रहे होंगे। जो ये वैदिक कालीन क्षेत्र थे यह था दसाण, जिसे आज के समय में विदिशा कहा जाता है। तो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं दसाण। दूसरे नंबर पर निमाड़, इसका पुराना नाम अनूप था। तीसरा टुंडीकेर जिसे दमोह कहा जाता, दमोह का क्षेत्र टुंडीकेर के नाम से जाना जाता था वैदिक कालीन समय में, और जबलपुर वाले क्षेत्र को त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, और जो बुंदेलखंड का मुख्य एरिया था उसे चेदी के नाम से जाना जाता था, और जो ग्वालियर मुरैना का जो एरिया था, शिवपुरी का एरिया, उसे वत्स के नाम से जाना जाता था। तो कुछ इस तरीके से हमें स्थल मिले हुए हैं, इनके प्राचीन नाम आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रामायण काल। सबसे पहले हमने आपके लिए बताया कि वैदिक संस्कृति को ऐसा हमने बांटा है, ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल में रामायण काल। तो हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं रामायण काल की। रामायण काल में को हमने हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बांटा है द्वापर युग में। आप लोग रामायण काल से संबंधित तो बहुत सी चीज़ों से परिचित होंगे, फिर भी यहाँ पर हम जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ हम देख लेते हैं। तो यदुवंशी नरेश मधु, जो राजा मधु थे, वह अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। दशरथ जो थे वह भगवान श्री राम के पिताश्री जी थे, और
जब अयोध्या के राजा दशरथ थे तब यदुवंशी राजा कौन थे? मधु थे। यह यदुवंश हम अभी अनुश्रुतियों में पढ़ेंगे और किस तरीके से आर्य और अनार्य संस्कृति के में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो वंश हमारे लिए मिलता है वह यदुवंश मिलता है, और यदुवंश से किस तरीके से क्या इतिहास है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो जब यदुवंशी नरेश मधु थे तब अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। ये अयोध्या के राजा थे और यदुवंशी नरेश जो थे वहाँ यहाँ पर निमाड़ वाले एरिया में, मालवा वाले एरिया में उनने राज्य किया था। चित्रकूट सतना। चित्रकूट कहाँ है? सतना में है। तमसा टोंस नदी वाल्मीकि आश्रम वनवास के 11 वर्ष व्यतीत किए। श्री राम जी ने जब उनके लिए वनवास हो गया तो मध्य प्रदेश का जो एक स्थल था सतना जिले में स्थित है चित्रकूट। तमसा नदी, तमसा या टोंस जैसे कहते हैं, टोंस नदी के किनारे इनने अपने वनवास के 11 वर्ष यहीं व्यतीत किए। यहीं पर लव और कुश का जन्म माता सीता के गर्भ से हुआ, और जो आगे चलकर जब बड़े हो गए कुश, तो कुश ने दक्षिणी कौशल जो आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में पड़ता है यहाँ पर इन्हें शासन किया। उसके बाद बात करते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाइयों थे जो थे वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो चौथे पुत्र शत्रुघ्न के पुत्र, दशरथ के चौथे पुत्र का नाम था शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न जो थे उनके पुत्र का नाम था शत्रुघाती। इन्होंने मध्य प्रदेश का जो विदिशा है, ये दशाण विदिशा, यहाँ पर शासन किया, जिसकी राजधानी थी कुशावती। ये दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ वाले इस रीजन में है, और यह विदिशा जिसकी राजधानी कुशावती है वह दशाण में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोनों अलग अलग हैं, नाम भले ही सिमिलर दिख रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में सबरी आश्रम स्थित था। सबरी कौल जनजाति से थी। जब श्री राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो वह जंगल में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो जिनके जूठे बेर श्री राम जी ने खाए थे वह थी माता सबरी। वह उनका संबंध जो था वह कोल जनजाति से था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भातखेड़ी शाजापुर। भातखेड़ी शाजापुर में रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर को रावण की ससुराल और मंदोदरी का मायका कहा जाता है। ये जो हमने बताया मंदसौर, इधर पर है मंदसौर, यहाँ पर रावण की ससुराल है, मतलब मंदोदरी जो है वो यहीं की थी, इसलिए यहाँ मंदोदरी का मायका कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बाद महाभारत काल, जो कि त्रेता युग से संबंधित है, और फिर अनुश्रुतियों के अनुसार। तो इस तरीके से हमारा ये अभी वीडियो आगे और बढ़ेगा। हम देख रहे हैं महाभारत काल, त्रेता युग। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं महाभारत काल। महाभारत काल में हमने आपके लिए बताया अभी कि यह जिसे त्रेता युग में विभाजित किया गया है, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय का है। तो महाभारत काल में मात्र 2 बिंदु हैं कि किन किन जनपदों ने महाभारत में कौरवों का, किन किन जनपदों ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया, और कुछ महाभारत कालीन स्थल। बस इतना ही है महाभारत काल से पढ़ना है, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम बात करते हैं कि किन किन ने पांडवों का साथ दिया। वो कौन कौन से जनपद थे जिन्होंने पांडवों का साथ दिया? तो वह थे वत्स, चेदी, काशी, दसाण और मृत्युस्य। इन्होंने पांडवों का साथ दिया। और कौरवों का साथ जिन जनपदों ने दिया वे थे अवंती, विंध्य, भोज, अंधक, विदर्भ, निषाद। इन जनपदों ने साथ दिया कौरवों का। महाभारतकालीन स्थल दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पीएससी प्री में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में पांडा गुफाएँ किस स्थल कहाँ पर हैं, या भीमकुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ 3 से 4 जगह हमारे लिए मध्य प्रदेश से संबंधित महाभारतकालीन स्थलों में मिली हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। पांडा गुफा पचमढ़ी में स्थित है। भीमकुंड छतरपुर में,
भीमबेटका रायसेन जिले में, पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में। पांडव गुफा जो स्थित है वह पचमढ़ी में है, भीमकुंड छतरपुर में है, भीमबेटका रायसेन जिले में है और चौथा है पांडव जलप्रपात जो कि पन्ना जिले में स्थित है। ये 4 जगह हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। और फिर एक पॉइंट और, विराटनगर सुहागपुर जो कि शहडोल जिले में स्थित है, में भीम ने कीचक का वध किया। तो कीचक का वध मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भीम द्वारा किया गया? तो वह विराटनगर सुहागपुर। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि महाभारत काल से हमारे लिए पढ़नी थी। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, अनुश्रुतियों के अनुसार, जो हमें मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी मिली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक झुंड मध्य प्रदेश पहुंचा। ये हमारा मध्य प्रदेश था। तो जिस तरीके से यहाँ पर आर्यों का आगमन होता है और आर्यों के आगमन से यादवों का एक झुंड, यदु कबीलियों का एक झुंड कहाँ पहुंचता है? मध्य प्रदेश। कुछ समय पश्चात यह यदु कबीला है राजा और वितिहाव्य शाखा में विभाजित हो जाता है। तो ये तो बात थी यदु कबीले की, जो भी आगे बात आएगी, इसलिए हमने इसको यदु कबीले को यहाँ पर पढ़ लिया। अब बात करते हैं अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मंधाता की। तो अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में पड़ता है, वह क्षेत्र, वहाँ के जो शासक थे वह थे इक्ष्वाकु नरेश मंधाता। मंधाता का पुत्र जो था वो था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स ने नाग राजाओं की सहायता के लिए, नाग राजाओं को सहायता देकर गंधर्वों को, मौर्य गंधर्व जो थे उनको पराजित कर दिया। तो इससे प्रसन्न होकर नाग राजाओं ने अपनी पुत्री या कन्या का विवाह, नागवंश की जो कन्या थी नर्मदा, उनका विवाह पुरुकुत्स जो कि इक्ष्वाकु नरेश मंधाता के पुत्र थे उनसे विवाह कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? पुरुकुत्स से जब विवाह हो गया नर्मदा का, तो पुरुकुत्स ने नर्मदा का नाम रेवा कर दिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह हमेशा आता रहता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर पुरुकुत्स के यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम था मुशुकुंद। मुशुकुंद ने अपने दादा के नाम पर, जो मंधाता थे, उनके नाम पर मंधाता नगरी बसाई, जिसे वर्तमान में आज महेश्वर के नाम से, ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। फिर है राजा माहिष्मत ने, ये वही है राजा है वंश जो यदु कबीलियों का वंश था, जो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आया था। उसी वंश का है राजा, है वंश का एक राजा माहिष्मत ने, जो इक्ष्वाकु नरेश मुशुकुंद था, उसके लिए पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात उससे वह दुर्ग छीन लिया और छीने का क्षेत्र का जो नाम रखा वह रखा माहिष्मत, जो वर्तमान में आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। वही है वंश। उसी में जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई तो एक शासक हुआ दंडक। दंडक का पुत्र जो था वह था कीर्तिवीर अर्जुन। यह बहुत प्रतापी राजा था, जिसने कारकोट वंशी नाग, जो इक्ष्वाकु नरेश मंधाता जो थे, मतलब उनकी सहायता जिनने की थी, वही नागवंश, उसको पराजित किया। दूसरा, अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु को पराजित किया और लंका के अधिपति लंकेश्वर रावण को कीर्तिवीर अर्जुन ने पराजित किया। यह एक प्रतापी राजा था। इस तरीके से हमें अनुश्रुतियों के आधार पर जानकारी मिलती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।